यह है प्रश्न संख्या 41 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है, हाल ही में सुर्खियों में रहे अम्बू बैग संबंधित है। यहाँ पर आपको अम्बू को समझना है। अम्बू का जो फुल फॉर्म होता है, ये होता है ए फॉर आर्टिफिशियल, एम फॉर मैनुअल, बी फॉर ब्रीथिंग और यू फॉर यूनिट। इसका मतलब ये होगा कि ये जो है एक प्रकार का आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट है, यानी कहीं ना कहीं इसका जो है श्वास के लिए उपयोग किया जाता है। और जैसा कि कोविड-19 चल रहा है तो ऑब्वियसली जो है ये इसके लिए ही होगा। तो अब यहाँ पे अब इसका उत्तर देखिए कि यह किससे संबंधित है। पहला विकल्प ये करा है कि एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की थैलियों का उन्मूलन करने हेतु प्रयुक्त जूट के थैले से, जो कि गलत है। बी ये कह रहा है कि संदूषित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट को संग्रहित करने के लिए जैव अपघटनीय डिस्पोजल उपकरणों से, तो ये भी गलत है। सी विकल्प ये कह रहा है कि आपातकालीन परिस्थितियों में श्वसन सहायता प्रदान करने के लिए प्रयुक्त लघु उपकरणों से, यानी एक प्रकार का छोटा उपकरण है। ये कोविड-19 के जो पेशेंट होते हैं उन पेशेंट के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है, जिनको जो खुद से जो है सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके फेफड़े में हवा भरने के लिए ये एक बैग वाल्व मास्क के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। और इस प्रकार जो है यहाँ पर जो है विकल्प सी इसका सही उत्तर है। हालांकि डी ये कह रहा है कि कोविड-19 रोगियों के लिए चिकित्सीय अपशिष्ट को जलाने हेतु लघु उपकरण, जो कि गलत है। इसका विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा एंथ्रोपॉज, ये किससे संबंधित करता है। यदि आप एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट जानते हो तो मानव का अध्ययन जो है इसमें एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है और इसी से संबंधित ये एंथ्रोपॉज शब्द है। तो यहाँ पर जो है प्रश्न पहला विकल्प ये दिया गया है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण मानव गतिविधियों में हुई कमी की अवधि को, तो यहाँ पर जो है विकल्प ए ही सही उत्तर है इसका। एंथ्रोपॉज जो है लॉकडाउन जब हो गया और सभी लोग घर में लॉक हो गए तो उनकी सारी गतिविधियां जो है बंद हो गई और इसी को जो है वैज्ञानिकों ने एंथ्रोपॉज नाम से डिनोट किया। तो यहाँ पर जो है विकल्प ए इसका सही उत्तर है। हालांकि दूसरा ये करा है कि होमोसेपियंस के पारिस्थितिकी विकास में अवरुद्ध विकास की अवधि से, जो कि गलत है। भूवैज्ञानिक मापक्रम के अनुसार उस कुल अवधि को जिससे पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव नगण्य था, ये भी गलत है। डी ये कह रहा है कि कुल प्रजनन दर में होने वाली कमी और उसके परिणाम स्वरूप विश्व की जनसंख्या में हुई कमी को, तो ये भी जो है गलत है। विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर है। यह है प्रश्न संख्या 43 और प्रश्न यहाँ पे एक आ रहा है, गुरु नानक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ये बात आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि परीक्षा के समय कि ये यहाँ पर सही पूछा गया है या सही नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर चूंकि पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें गलत है। पहला ये कह रहा है कि उन्होंने भक्ति के सगुण रूप को समर्थन किया। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सगुण क्या होता है और निर्गुण क्या होता है। सगुण वाले जो विचार होते हैं और सगुण वाले जो रास्ते होते हैं, ये जो है विशेषताओं सहित होते हैं, यानी इसमें सभी गुण समाहित होते हैं। और निर्गुण वाले में कोई विशेषता नहीं होती, विशेषता इसमें नहीं होती। और ये जो है अमूर्त रूप की जो है उपासना करते हैं भगवान के, और ये जो है मूर्त रूप की उपासना करते हैं चित्रों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से और अन्य माध्यम से। तो चूंकि गुरु नानक ने जो है निर्गुण वाले रूप को चुना था, इसलिए जो है पहला कथन ही जो है सही नहीं है और यही जो है प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा गलत है। तो ये जो है यहाँ पर इसका गलत है और यही सही उत्तर है। बाकी उन्होंने हिंदू और मुसलमानों दोनों की मितव्यता और धर्मशास्त्रों को अस्वीकार कर दिया, तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। बात करें गुरु नानक देव की, तो गुरु नानक देव का जन्म जो है 1469 ईस्वी में वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तलवंडी नामक एक गांव है, वहीं पर जो है हुआ था। और गुरु नानक देव जो है ये सिखों के जो है प्रथम गुरु कहलाते हैं और ये प्रथम गुरु हैं सिखों के। और इसके बाद जो है इनका जो है बचपन से ही जो है ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था, साधु की संगति अधिक पसंद करते थे और फिर इनको आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त हुई। और ये अपने साथ में जो है रबाब नाम का एक वाद्य यंत्र रखते थे और जिसे बजाते थे और लोगों को जो है अपनी शिक्षा देते थे। हालांकि इस प्रश्न का तो सही उत्तर ए है।
और उसके बाद जो है इन्होंने जो है बलि प्रथा, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा, हिंदू और मुस्लिम की अतिवादियों, इन सब को जो है स्वीकार कर दिया था। ये बात जो है यहाँ पर सही है। उन्होंने शबद नामक भजनों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। तो ये बात भी सही है, बिल्कुल शबद नामक भजनों के माध्यम से जो है इन्होंने अपने विचार को अभिव्यक्त किया। बात करें गुरु ग्रंथ साहिब की, तो ये जो है सिखों के ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, और इसका जो संकलन ये गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, और इन्होंने जो है कुछ कबीर से, रैदास से, सभी के अच्छाइयों को लेते हुए यहाँ पर जो है गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन कर देते हैं, और इनका फॉलो जो है सिख लोग करते हैं। उसके बाद बात करें विकल्प डी, ये करे कि उन्होंने समानता का सिद्धांत बनाए रखने के लिए लंगर आरंभ किया। तो बिल्कुल 1483 से जो है लगभग गुरु नानक देव जी द्वारा जो है ये लंगर कार्यक्रम शुरू कर दिया गया था। और इसी लंगर में, यह लंगर जो है एक प्रकार से इसमें बिना जात, धर्म, लिंग, ऊंच नीच सभी को मिटाते हुए एक जगह जो है खाने की व्यवस्था होती है, और इसमें जो है लोग आराम से मुफ्त में खाना खाते हैं जो सभी जात पात से परे होते हैं। और इस प्रकार जो है लंघन जो कि समानता के सिद्धांत को दिखाते हैं, जो कि एकदम यहाँ पर सही है। और चूंकि यहाँ पर गलत पूछा जा रहा था इसलिए जो है विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। प्रश्न यहाँ पे ये कर रहा है दिल्ली सल्तनत, यानी इसका मतलब है बात हो रही है 1526 ईस्वी से पहले की, क्योंकि इसके बाद तो मुगल शासन आ जाता है। तो इससे पहले की बात हो रही है दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो उसके दौरान जो है कानूनी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से जो है कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये कर है कि मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून शरिया होता था तथा हिंदुओं के लिए हिंदू कानूनों के आधार पर नागरिक कानूनों को प्रशासित किया जाता था, जिसका आधार जो है हिंदू कानून होता था। तो दिल्ली सल्तनत जो है वैसे बात करें तो औपचारिक रूप से जो है एक इस्लामिक राज्य था। दिल्ली सल्तनत एक इस्लामिक सत्ता है दिल्ली सल्तनत, और फिर भी जो है इसमें मुसलमानों के लिए अलग कानून शरिया और वहीं हिंदुओं के लिए जो है हिंदू कानून के आधार पर कानून होते थे। तो यहाँ पर जो है ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि काजी जो होते थे केवल शरिया जो कि मुस्लिमों का कानून होता था उसको प्रशासित करते थे, जबकि हिंदू कानूनों को पंचायतों और ग्राम संघों द्वारा प्रशासित किया जाता था। तो ये बात भी जो है, दूसरा कथन भी जो है सही है। दिल्ली सल्तनत में ऐसी व्यवस्था कायम थी। काजी जो है शरिया को लागू करवाने का कार्य करते थे और उसकी विधि व्यवस्था देखते थे, वहीं जो है हिंदू कानूनों को पंचायतों और ग्राम संघों द्वारा प्रशासित किया जाता था। तीसरा कथन ये करा है कि दांडिक कानून शासकों द्वारा निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु निर्धारित विनियमों पर आधारित होता था। तो जो दंड वाले कानून होते थे जिसमें सजा वगैरह दी जाती थी, तो दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान होते थे शासक, वो जो विनियम बनाते थे किसी विशेष प्रयोजन हेतु, विशेष कार्य हेतु, तो उसी प्रयोजन हेतु उसी पर निर्धारित जो है विनियमों पर आधारित होता था। और यहाँ पर तीसरा विकल्प भी सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प डी होगा। 1, 2, 3 तीनों कथन जो है सही है। अब अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। प्रश्न यहाँ पे यह कर रहा है कि हाल ही में भारत में स्वास्थ्य एवं जोखिम संचार पर विज्ञान एवं स्वास्थ्य पर जागरूकता का वर्ष कार्यक्रम आरंभ किया गया। तो यह किसके द्वारा आरंभ किया गया, ये बात जो है इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। ये जो है किसके द्वारा आरंभ किया गया है। इसका यदि फुल फॉर्म समझा जाए तो इसका मतलब वाई फॉर ईयर, ए फॉर अवेयरनेस, यानी ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये मुख्य रूप से जो है कोविड-19 के सभी अवेयरनेस से संबंधित है। और इस प्रकार जो है इसका जो आरंभ किया गया है यह कार्यक्रम, यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जो है इसको प्रारंभ किया गया है। और इसे इस प्रकार जो है आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये ए है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रही पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी, यानी कि पहल, ये इसका फुल फॉर्म है। पार्टनरशिप फॉर, ए फॉर अफोर्डेबल, एच फॉर हेल्थ केयर और ए फॉर एक्सेस एंड एल फॉर लॉन्गेविटी। ये जो योजना है ये कैसी
किस प्रकार की योजना है? तो चूंकि यहाँ पर सबसे पहले हेल्थ केयर से संबंधित बात हो रही है, तो आप विकल्प देखिए। भारत में स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार लाने के लिए USAID द्वारा समर्थित पहल, तो यह जो है हेल्थ से संबंधित है। फिर और विकल्प को कर लेते हैं। LPG सब्सिडी और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, गलत हो गया। कम लागत पर जेनरिक औषधियों का विनिर्माण करने के लिए कंपनियों का अंतर्राष्ट्रीय संघ, जो कि गलत है। और तीसरा ये कह रहा है, चौथा विकल्प ये कह रहा है कि कोविड-19 के रोगियों के लिए प्लाज्मा प्रदान प्रोत्साहित करने वाला डिजिटल आंदोलन, जो कि गलत है। यहाँ पर विकल्प ए जो है सही उत्तर है। स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार लाने के लिए ये USAID, और USAID का मतलब ये है कि यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और IPE ग्लोबल, ये जो है इस दोनों का जो है मुख्य वित्त पोषण एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है। और ये मुख्य रूप से जो है कोविड-19 के उपचार से संबंधित जितने भी पहल किए जाएंगे उसके वित्त पोषण से जो है संबंधित है, और विकल्प ए जो है यहाँ पर इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। प्रश्न यहाँ पे ये कर रहा है कि नव विकसित पोर्टेबल उपकरण ई-कॉवसेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो पोर्टेबल उपकरण है ई-कॉवसेंस, इसी के बारे में बताना है। ये ई-कॉवसेंस जो है यह क्या है? तो बात करें ई-कॉवसेंस की, तो ये कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस को पहचानने के लिए जो है NIAB, यानी कि इसका मतलब ये हुआ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल एंड बायोटेक्नोलॉजी, जिसका हेडक्वार्टर जो है हैदराबाद में है। तो इन्होंने जो है ई-कॉवसेंस को विकसित किया है, और ये ई-कॉवसेंस जो है 20 माइक्रोलीटर लार का प्रयोग करके 30 सेकेंड में बता देगा। 20 माइक्रोलीटर लार का प्रयोग करके विदिन 30 सेकेंड में बता देगा कि कोरोना है कि नहीं। और इसे जो है विकसित किया है हैदराबाद में मुख्यालय है NIAB ने, यानी कि राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान ने। अब इसके विकल्पों के पढ़ लेते हैं। यह एक बायोसेंसर है जिसका उपयोग मानव लार में नोवल कोरोना वायरस एंटीजन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा कथन ये कर रहा है कि इसे राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है, तो यहाँ पर दूसरा कथन भी जो है सही है, और इसलिए जो है यहाँ पर विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। प्रश्न यहाँ पे यह कर रहा है कि मोहिनी अट्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है इसमें से जो है कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये कर रहा है कि यह केरल राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है, तो यहाँ पर जो है पहला कथन सही है। और पहला कथन यदि सही है तो विकल्प बी जो है यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर सही पूछा जा रहा है। दूसरा कथन ये कर रहा है कि इसका उल्लेख संगम युग के महाकाव्य शिल्पाधिकारम मिलता है, तो इलंगो ने जो है शिल्पाधिकारम की रचना की है 200 ईस्वी में। तो इस संगम युग का महाकाव्य शिल्पाधिकारम है, और इसमें जो है मिलता है, तो यहाँ पर दूसरा कथन भी जो है यहाँ पर सही है। तीसरा ये कह रहा है कि यह लास्य शैली पर आधारित है, तो बिल्कुल सही बात है। यह जो है यह एक ऐसा मोहिनी अट्टम एक नृत्य है, एक शास्त्रीय नृत्य जो कि लास्य शैली पर आधारित है, और यहाँ पर तीसरा कथन भी सही है। इसलिए 1, 2, 3 तीनों कथन जो है यहाँ पर सही होंगे। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। प्रश्न यहाँ पे ये करा है कि मुगल प्रशासन, यानी कि अब बात हो रही है 1526 से लेकर 1857 के बीच, जिसमें बात करें तो 1765 में जब बक्सर की लड़ाई हो जाती है तो अंग्रेज़ों के पास धीरे धीरे शक्तियाँ आने लगती है और मुगल शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। 1857 में बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। ये जो है पूरा मुगल का जो है काल रहा है 1526, यानी बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक। तो अब ये पूछा जा रहा है कि मुगल प्रशासन यानी उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मुगलों का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर युग्म यानी कि जोड़ा पर विचार करना है। बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित है। यहाँ पर पद दिए गए हैं और उसका कर्तव्य और कार्य दिया गया है। तो बात करें मीर बख्शी की, पहला तो मीर जो है सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, तो यहाँ पर जो यह पहला सही होता प्रतीत लग रहा है। बात करें अकबर के समय की, तो अकबर के समय जो है दोस्तों अकबर के प्रशासन में जो है ये अबुल फजल ने जो है एक अकबरनामा किताब लिखी है, अकबर नामा, और इसके अंतिम भाग में जो है
आईने अकबरी में इस विषय की जो है विस्तृत चर्चा की गई है इनके प्रशासन के संदर्भ में। और अबुल फजल के अनुसार जो है पहले जिसे सूबा के नाम से जाना जाता था, इसे जो है अब प्रांतों में विभाजित कर दिया गया। और सूबेदार जो होते थे वो जो है सूबेदार जो है इसके प्रमुख होते थे। और इस प्रकार उसमें जो है मीर वैक्सी द्वारा जो है उसमें सैन्य विभाग चलाया जाता था। हालांकि प्रत्येक प्रांत में एक वीत अधिकारी भी जो होता था, और उस वीत अधिकारी को दीवान के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो मीर बख्शी जो है सैन्य विभाग से संबंधित होते थे, और ये जो है प्रायः जो है ये अभिजात्य वर्ग यानी कि बड़े बड़े वर्गों से होते थे। और ये जो है यहाँ पर पहला जो है यहाँ पर सही सुमेलित है, क्योंकि यहाँ पर सही सुमेलित ही पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो है विकल्प सी गलत हो गया। सद्र उस सुदूर धार्मिक और समाज संरक्षण का प्रभारी, तो यहाँ पर दूसरा भी जो है सही है। सद्र उस सुदूर की बात करें तो ये जो है धार्मिक और धर्मार्थ संरक्षण का प्रभारी होता था। वहीं मीर सामान की बात की जाए तो राज दरबार में जो महिलाएं जो होती थी और महिलाओं से संबंधित जो आवश्यकताएं होती थी, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन लोगों का नियुक्ति होती थी, ये लोग जो है मीर समान कहे जाते थे। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो है ये जो विकल्प मिल रहा है तीसरा, ये चौथे से मिल रहा है। वहीं वरीद की बात करें तो ये जो है खुफिया विभाग का अधिकारी होता था, इसलिए यहाँ पर तीसरा चौथा जो है यदि इंटरचेंज कर देंगे तो सही हो जाएगा। तो 1 और 2 जो है इसमें सिर्फ सही सुमेलित है, इसलिए विकल्प बी जो है यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है, मुगल चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा कथन सही है। मुगल चित्रकला की बात करें तो यह जो है मेनली स्टार्ट होता है अकबर के समय से। अकबर के समय में जो है इसे काफ़ी संरक्षण और प्रमुखता दी जाती है, और औपचारिक तौर पर राज्यों में भी प्रांतों में भी जो है इसे जो सूबेदार वगैरह होते थे और प्रांत में भी जो है इसे संरक्षण दिए जाते थे प्रांतीय राज दरबार में। और इसके बाद जो है जहांगीर के समय में भी जो है काफ़ी फला फूला। हालांकि शाहजहां के समय में ये अपने परिपक्व अवस्था में पहुंच गई थी इसके अंतिम समय में। और जहांगीर के समय में जो है ये इसका उत्कृष्ट काल यानी कि नौजवान काल कह सकते हैं, या ऐसा रहा था। अब समझते हैं पहला कथन ये करा है कि यह चित्रकला की स्वदेशी भारतीय शैली और फारसी चित्रकला के सफाविद शैली का संश्लेषण है। तो यहाँ पर पहला कथन जो है सही है। इन दोनों का जो है फारसी और भारतीय दोनों का जो है ये संश्लेषण है, और इस प्रकार जो है पहला कथन सही है। यहाँ पर सही ही पूछा जा रहा है। दूसरा कथन ये करा है कि यह मुख्य रूप से अभिजात वर्गीय और धर्मनिरपेक्ष है। तो धर्म से जो है इसका कोई लेना देना नहीं है। मुख्य रूप से जो है अभिजात वर्गों के ऐसन फैशन प्रकृति वृक्षों, यहाँ तक कि जहांगीर के काल में बहुत सारे पशु पक्षियों के भी चित्र को प्रमुखता दी गई। तो इस प्रकार दूसरा कथन भी जो है सही है। और यदि यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही हैं तो विकल्प ए और सी गलत है। तीसरा ये कह रहा है कि छाया चित्रण और परिप्रेक्ष्य चित्रण जैसी तकनीकों को यूरोपीय चित्रकला यानी कि अंग्रेजों के चित्रकारी से ग्रहण किया गया। तो यहाँ पर जो है छाया चित्रण और परिप्रेक्ष्य चित्रण की बात करें तो ये जो है अंग्रेजों से ग्रहण किया गया, तो ये भी सही है। तो विकल्प डी जो है इसका सही उत्तर होगा। 1 2 3 तीनों कथन जो है यहाँ पर सही है।